हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम है आकाश दास महंत। नंबर सिस्टम की हमारी क्लास चल रही है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले वीडियो देखिए, और अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। नंबर सिस्टम की आज आखिरी क्लास होगी हमारी रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय होता क्या है समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि अगर मैं 5 का घात 3 प्लस 3 का घात 3 की अगर मैं बात करता हूँ और पूछता हूँ कि 5 का घात 3 प्लस 3 का घात 3 किससे विभाजित होगी या किससे विभाजित नहीं होगी, क्लियर है। तो 5 का घात 3 प्लस 3 का घात 3 कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25 पंचे 125 प्लस 3 3 9 कितना हो जाएगा 27। दोनों का सम करने से कितना हो जाएगा, 7 5 12 की 2, हाथ पे बैठेगा 1, 3 और 2 हो गया 5 और ये वाला 1, कितना आएगा 152। कहने का मतलब ये है कि 152 किससे पूर्णतः विभाजित होगी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 का घात 3 धन 2 का घात 3 की बात करता हूँ तो 3 3 9 हो जाएगा 27 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, सम करने से कितना हो जाएगा 15, 15 की 5 हाथ पे 1 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। मतलब ये 35 किससे पूर्णतः विभाजित होगी। तो समझते हैं, देखिए अगर मैं इस 5 और इस 3 को सम करता हूँ तो 5 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा 8, और देखिए 8 इसको पूरी तरीके से कटा देगा। विभाजिता के नियम में हमने 8 का नियम, 4 का नियम, सारे नियम हमने देख लिया। तो 8 का नियम अगर आपको याद होगा ये कट जा रहा है, क्लियर है। ओके, देखिए अगर हम 35 की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा 5, और देखिए 5 इसको पूर्णतः कटा देगा 35 को, क्लियर है ना। मतलब अब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 5 है और ये 3 है, तो मान लीजिए कि ये कोई पूर्णांक संख्या a और ये क्या है आपका b। तो देखिए यहाँ पे भी पावर 3 है और यहाँ पे भी पावर 3 है, मतलब मैं बोल सकता हूँ a का भी पावर n है और b का भी पावर n है, क्लियर है। ओके, तो देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई संख्या है, तो इस संख्या को a प्लस b पूर्णतः विभाजित करेगी। a प्लस b पूर्णतः विभाजित करेगी, पर एक कंडीशन होगा, n इज इक्वल टू हमेशा आपका ऑड नंबर होना चाहिए। मतलब n जो होगा हमेशा आपका क्या होगा, विषम संख्या होगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं कि 29 का घात 37 प्लस 17 का घात 37 किससे विभाजित नहीं होगी, देखते हैं। तो ये देखिए ये आपका a और ये हो गया b, a प्लस बी और दोनों का घात n, ये भी 37 ये भी 37, मतलब a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n टाइप का क्वेश्चन है, क्लियर है ना। तो जहां पे n क्या होना चाहिए आपका, विषम संख्या होना चाहिए। तो देखिए 37 क्या है आपका विषम संख्या, मतलब हम बोल सकते हैं कि 29 प्लस 17, तो 9 और 7 16 की 6, हाथ पे बैठा 1, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। मान लीजिए ऑप्शन पे आपको दिया है, a पे दिया है 2, b पे दिया है 11, c पे दिया है 23 और d पे दिया है 46। तो देखिए 46 को पूर्णतः कौन कौन कटा देगा, 2 भी कटाएगा, 23 भी कटाएगा, 46 भी कटाएगा। क्वेश्चन है आपका किससे विभाजित नहीं होगी, तो ये किससे विभाजित नहीं होगी आपके 11 से, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। मान लीजिए क्वेश्चन इसी में और करते हैं कि अगर आपको बोला कि 3 का घात 41 प्लस 7 का घात 82 किससे पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी, जो भी आपके क्वेश्चन जो आपका मांगता है। तो देखिए ये आपका 3 a, ये हो गया आपका b, पर यहाँ पे n 41 है और यहाँ पे n क्या है 82 है। तो अपने को ये तभी काम करेगा, a प्लस b में तभी पूर्णतः विभाजित होगा जब दोनों n क्या होने चाहिए समान। ये 41 और ये 82 है, तो 41 के फॉर्म पे अगर आप इसको लाना चाहें तो 3 का घात 41 प्लस इसको अगर मैं 7 का स्क्वायर कर दूंगा और ये क्या हो जाएगा आपका 41। देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब वापस अपने को मिल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का घात 41 प्लस 7 7 49 का घात कितना हो जाएगा 41। तो देखिए अब यहाँ पे a प्लस b पावर में, क्लियर है। मतलब हम बोल सकते हैं 49 और 3 कितना 52 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है ना। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। देखिए मान लीजिए 5 का घात 3 माइनस 3 का घात 3 है, तो 5 पंचे 25 पंचे 125 माइनस 3 3 9 कितना हो जाएगा 27। तो 15 में 7 गया 8, हाथ पे बैठेगा 1, 12 पे 3 गया 9। अब इस 98 को कौन विभाजित करेंगे, या फिर 3 का घात 3 माइनस 2 का घात 3, तो 3 3 9 हो जाएगा 27 और 2 दूनी 4 दूनी कितना 8। तो 17 में 8 गया, जिसको हो गया 17 आपका, तो 17 में 8 गया कितना हो जाएगा 9 और हाथ पे बैठा 1, तो कितना आ जाएगा 19।
तो देखिए अब 98 को इनमें से कौन घटा देगा, मान लीजिए अगर मैं 5 में से 3 को घटा दूंगा कितना आएगा 2, और देखिए 2 इसको पूरी तरीके से कटा देगा। अगर 3 माइनस 2 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 1, और 1 19 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। क्लियर है ना, मतलब हम बोल सकते हैं a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n हमेशा a माइनस b से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कब, जब n क्या होगा आपका ऑड नंबर होगा। क्लियर है, एक चीज इसी में और समझते हैं, एक चीज इसी में और समझ लेते हैं हम। देखिए मान लीजिए अगर ये आपका 5 का घात 2 रहा और ये आपका 3 का घात 2 रहा, ये 3 का घात 2 रहा और ये 2 का घात 2 रहा, तो देखिए क्या हो जाएगा 5 पंचे 25 माइनस 3 3 कितना हो जाएगा 9। क्लियर है ना, 5 पंचे 25 और 3 दिया 9, तो देखिए ये हो जाएगा 15 में 9 गया, 15 में 9 गया कितना आएगा 6, और हाथ पे बैठेगा 1, तो 2 में 1 गया कितना 16। अभी 16 को कौन कटाएगा, 3 दिया हो गया 9 माइनस 2 दूनी हो गया 4। क्लियर है, तो 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5। क्लियर है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर 5 और 3 को अगर मैं जोड़ दूं, 5 और 3 बराबर कितना हो जाएगा 8, और 8 इसको पूर्णतः कटा देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 धन 2 की बात करूंगा तो कितना आएगा 5, और ये जो 5 है इसको पूर्णतः कटा देगा। क्लियर है, मतलब हम बोल सकते हैं कि a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n के फॉर्म पे अगर उसका n सम रहेगा तो a प्लस b से क्या हो जाएगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्लियर है ना, एक इसको नोट करके लिख लेते हैं पहले, तो फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे इसमें। देखिए a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n पूर्णतः विभाजित होगी a माइनस b से, a माइनस b से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर है, कब, जब n इज इक्वल टू ऑड नंबर होगा, जब n आपका क्या हो जाएगा विषम संख्या होगा, पहला। दूसरा, यही a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n पूर्णतः विभाजित हो जाएगी a प्लस b से, a प्लस b से पूर्णतः विभाजित होगी कब, जब n इज इक्वल टू क्या हो आपका इवन नंबर। क्लियर है, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर अपने को बोला जाए कि 7 का घात 12 माइनस 14 का घात 12 किससे पूर्णतः विभाजित होगी, ये क्वेश्चन है आपका। 7 का घात 12 माइनस 14 का घात 12 किससे पूर्णतः विभाजित होगी, तो देखिए a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n हमेशा विभाजित होगी a माइनस b से भी और a प्लस b से भी। कब, जब ये n विषम होगा तो a माइनस b से, जब n सम होगा तो a प्लस b से। मतलब 14 और 7 प्लस 14 को अगर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21। मतलब हमारा आंसर हो गया 21 से यह संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। क्लियर है, ओके अब शेषफल प्रमेय, ये था आपका बाइनोमियल थ्योरम के तहत था ये। अगर हम शेषफल प्रमेय की बात करेंगे तो शेषफल में देखिए आपने पहले वीडियो में देखा होगा रेशनल नंबर के बारे में हमने बात किया था। रेशनल नंबर क्या होती है आपकी भिन्न संख्या, और भिन्न संख्या क्या होता है अंश बटा हर, और जो एक कंडीशन रखता था किस पे रखता था हर पे। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर अंश बटे हर की हम बात करेंगे और हर डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कंडीशन हमारे नीचे का था, मतलब हम बोल सकते हैं कि यही हमारा क्या होगा वास्तविक संख्या। क्लियर है, तुलना अपने को नीचे वाले से करना है, कंपेरिजन करना है, क्या हो गया हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहने का मतलब देखिए जैसे अगर कोई 500 का पेपर है और इस 500 के पेपर में अगर आपको 390 नंबर मिलता है तो आपने कितना पाया, कितना प्रतिशत गेन किया आपने। क्या करते हैं अपन 390 पाया, किसमें से पाया 500 में से पाया, तो 500 ही क्या था आपका वास्तविक संख्या थी। क्लियर है ना, ओके। अब देखिए हम शेष की बात करते हैं। शेषफल होता क्या है एक्चुअल में, शेष दो तरीके का हो सकता है, एक शेष धनात्मक और दूसरा शेष क्या होगा आपका ऋणात्मक। मान लीजिए मेरे को 7 की टोली बनानी है तो 7 की टोली पे 4 अधिक है तो मैं क्या बोलूंगा 4 शेष है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 7 में 4 शेष अधिक है तो मैं ये बोल सकता हूं कि 3 की कमी भी है। क्लियर है ना, देखिए समझिए। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 15/7 की बात किया तो यहाँ पे वास्तविक संख्या मेरा क्या होगा 7, यहाँ पे मेरा वास्तविक संख्या क्या होगा 7। तो 7 क्या है वास्तविक संख्या, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 7 का टोली बनाऊंगा तो एक टोली 7 का, फिर से टोली 7 का, 7 और 7 कितना हो गया 14 हो गया। तो शेष क्या है धन का, मतलब एक्स्ट्रा में क्या आया 1। लेकिन अगर मैं 7 का टोली बनाऊंगा इसमें कमी कितना दिख रहा है ऋण 6 की कमी दिख रहा है। क्लियर है ना, मतलब धनात्मक शेष भी और ऋणात्मक शेष भी, यही क्या होता है आपका शेष। क्लियर है, ओके। बढ़ते आगे क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगर आपको 67 का घात 67 प्लस 67 को यदि 69 से भाग दिया जाए,
68 से भाग दे तो शेष क्या होगा? क्लियर है? 67 टू द पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो देखिए 67 टू द पावर 67 प्लस 67 को भाग करना है किससे? 68 से। मतलब मेरा वास्तविक संख्या क्या है? 68। मतलब ऊपर में जो भी दिया है मेरे को 68 का पेयर बनाना है, तो 68 का पेयर बनाऊंगा। यहाँ पे क्या है? 67। मतलब यहाँ पे कितने की कमी दिख रही है? 1 की कमी दिख रही है। अब इसका पावर 67 है, मतलब इसका भी पावर क्या है? 67 है। क्लियर है ना? क्लियर है। और ये क्या है आपका? 68 प्लस देखिए 68 से फिर इसमें कितनी कमी है? 1 की कमी है, मतलब -1 की कमी इसमें भी है। और ये क्या हो गया आपका? 68। तो -1 का पावर अगर विषम होता है, किसी भी ऋणात्मक संख्या का पावर अगर विषम हुआ तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक। और किसी भी ऋणात्मक संख्या का पावर अगर धनात्मक हुआ, सम हुआ, तो उसका जो आंसर होगा क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा। क्लियर है? मतलब ऐसा बोल रहा हूं मैं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात सम है तो आंसर हमेशा धनात्मक संख्या होगा, धनात्मक संख्या। और अगर किसी ऋणात्मक संख्या का घात विषम है तो इसका आंसर हमेशा ऋणात्मक संख्या होगा, ऋणात्मक संख्या। क्लियर है? तो देखिए इस ऋणात्मक संख्या का घात क्या है? विषम है, मतलब ये देगा -1 ही देगा। क्लियर है ना? तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका? फिर से -1 किसके लिए? 68 के लिए। तो -1 कितना हो जाएगा? -2 और ये हो गया 68। तो देखिए 68 होने के लिए कितने की कमी है? 2 की कमी है। 68 होने के लिए कितने की कमी है? 2 की कमी है। मतलब कितना होगा इसके पास? 66। ठीक है ना? आंसर हमेशा किसमें होता है? धनात्मक होता है। 68 होने के लिए 2 की कमी है, मतलब शेषफल क्या होगा? 66 होगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन बोला जाए कि 32 इंटू 43 को अगर 7 से भाग दें तो शेष क्या होगा? क्लियर है? 32 इंटू 43। तो देखिए 32 को 7 से इंटू 43 को भी 7 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो देखिए अब इसमें 7 का पेयर बनाना है। 7 पंचे 35, 7 पंचे 35। तो कितने ज्यादा हो जा रहा है? इससे 3 ज्यादा हो जा रहा है। मतलब 7 चौक में बोल सकता हूँ 28। तो 7 चौक 28 होगा तो कितना शेष बचेगा? 4 इंटू इसको करेंगे तो 7 छक्का 42। कितना शेष बचेगा? 1। किसके लिए? 7। तो 4 एकम कितना हो गया? 4 बटे कितना? 7। तो देखिए 7 पेयर बनाने के लिए शेष क्या बचा है इसके पास? 4 है। और कमी कितने की है? -3 की। तो माइनस वाला हमेशा कभी भी आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। हम बोल सकते हैं यहाँ पे शेष क्या हो जाएगा आपका? 4। क्लियर है? समझिए ना? मतलब अगर 32 को मैं 7 से भाग दूंगा तो 4 शेष आएगा, और 7 को अगर मैं 43 से भाग दूंगा 1 शेष आएगा, और दोनों के बीच में क्या है? गुना। तो 4 एकम 4। मतलब 7 का पेयर होने के लिए 4 तो है हमारे पास, कमी कितने की है? 3 की है। तो कभी भी ऋणात्मक आंसर नहीं, हमको क्या लेना है? धनात्मक आंसर। तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा? 4। ठीक। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपका एक पैटर्न पे ऐसा क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए x टू द पावर n है और इसको अगर मेरे को भाग करना है x माइनस 1 से। क्लियर है? और x टू द पावर कहीं n है और डिवाइड करना है x प्लस 1 से, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। मान लीजिए अगर मेरे को 69 से भाग देना है तो किससे? 67 से। मान लीजिए x आपका 68 है तो x में 1 कम करूंगा क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे 69 है, अब x का वैल्यू 68 है तो x प्लस 1 करने से कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस कंडीशन पे जो आपका रिमाइंडर होता है हमेशा 1 होता है। क्लियर है? और इस कंडीशन पे जो आपका रिमाइंडर होता है वो हमेशा ऋण का 1 होता है। क्लियर है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डायरेक्ट अप्रोच आप कर सकते हैं कि x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस 1 की कंडीशन पे रिमाइंडर हमेशा 1 हो जाएगा, और x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x प्लस 1 तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके, बढ़ते आगे। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन आपका ऐसा आता है, देखिए समझिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है, ये कोई संख्या है आपका, ठीक है ना? ये कोई संख्या है। अब इस संख्या को मान लीजिए किसी संख्या को मैं 91 से भाग दिया, ठीक है ना? मान लीजिए ये कोई संख्या है, इस संख्या को 91 से अगर मैंने डिवाइड किया तो वो रिमाइंडर छोड़ दिया 7 का। क्लियर है? वो रिमाइंडर कितना छोड़ दिया? 7 को। तो इसी संख्या को अगर मैं 13 से भाग दूंगा तो कितना रिमाइंडर छोड़ेगा? क्लियर है? तो देखिए 13 और 91 का आपस में रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं। 13 7 कितना होता है? 91। तो देखिए इस संख्या को जब मैं डिवाइड करते करते आया तो शेष का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। शेष का मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा। तो देखिए
91 से जब हमने डिवाइड किया तो एक्स्ट्रा कितना बचा इसके पास? 7 बचा। मतलब जब मैं 13 से इस संख्या को फिर डिवाइड करके आऊंगा तो 13 के लिए भी एक्स्ट्रा क्या बचेगा? 7 बचेगा। क्लियर है ना? 13 के लिए एक्स्ट्रा क्या बचेगा? 7 बचेगा। यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? एक क्वेश्चन करते समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, इस संख्या को हमने अगर भाग दिया मान लीजिए 95 से। क्लियर है? इस संख्या को अगर हमने भाग दिया 95 से तो शेष बचता है 8। तो शेष बचा आपका 8। किसी संख्या को 95 से भाग देने पर शेष फल 8 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को यदि 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग, तो शेष फल क्या होगा? क्लियर है? किसी संख्या को 95 से भाग दिया जाए तो शेष फल 8 प्राप्त होता है। इसी संख्या को अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा? क्लियर है? ठीक, समझते इसको। देखिए 95 और 19, 95 के टेबल में 19 आता है, सॉरी 95 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में 95 आता है, 19 पंचे क्या होता है? 95। मतलब देखिए इस संख्या को जब 95 डिवाइड करते चले गया तो कितना शेष बचा? 8 शेष बचा। मतलब 5 भी इस संख्या को जब डिवाइड करते चले जाएगा तो उसके लिए शेष क्या बचेगा? 8 ही बचेगा। क्लियर है? 8 ही बचेगा। तो देखिए अब 8 तो बच गया, तो 5 जो है 8 को फिर से कटा सकता है ना, तो एक बार कटा देगा। तो जब 8 को अब 5 का पेयर बनाएंगे, कितना तो रिमाइंडर इसके लिए भी बचेगा। तो इसको जब 5 के पेयर में बनाएंगे तो कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप होता है आपका इसमें, इसी में ऐसा क्वेश्चन आता है कि देखिए मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 410 लिया है, ठीक है, 410 लिया है, तो इसको अगर मैं गुणनखंड के रूप में लिखूंगा तो मैं इसको 41 गुना 10 लिख सकता हूँ। क्लियर है? 41 गुना 10। तो देखिए ये आपकी वाला संख्या देखिए 10, इस 10 को कौन कौन कटा सकता है? 2 कटा सकता है, 5 कटा सकता है, 10 भी कटा सकता है। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि ये 2, ये 5 और ये 10, अगर इस 10 को कटा सकता है तो इन दोनों को जो गुणनखंड होगा, इन दोनों का जो गुणनखंड मतलब क्या है? 410 है। तो इस 410 को भी 2, 5 और 10 भाग दे सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? मतलब 410 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 41 गुना 10, और इस 10 को अगर 2, 5, 10 भाग दे सकता है तो इनका जो गुणनखंड होगा, जो गुणनफल आएगा, उस पूरे के पूरे गुणनफल को भी ये 2, 5 और 10 भाग दे सकते हैं। क्लियर है? इसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि 3 का घात 25 धन 3 का घात 26 धन 3 का घात 27 धन 3 का घात 28 निम्न में से किससे विभाजित होगी? क्लियर है? तो देखिए यहाँ से 3 का घात 25 अगर कॉमन लेंगे तो ये बन गया 3 का घात 0, और अपने को पता है किसी भी संख्या का घात अगर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इसको हम सिंप्लीफिकेशन में जब घातांक और घातांक का नियम करनी वगैरह जो चलेगा इसमें बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे। क्लियर है ना? तो किसी भी संख्या का घात अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 का घात 0, ये मिलेगा 3 का घात 1, और ये हो जाएगा 3 का घात 2, और ये हो जाएगा 3 का घात 3। क्लियर है? मतलब ये हो गया 3 का घात 25। इसको ऑप्शन से अपन बना सकते हैं, ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे ऑप्शन अपन ले लेते हैं, ऑप्शन होगा आपका 11, 16, 25, 30। मान लीजिए ऑप्शन है 11, 16, 25 और 30, इनमें से किससे विभाजित होगी? क्लियर है? तो देखिए 25 है तो इसकी वैल्यू हो गई 1, ये वैल्यू देगा 3, 3 तिया ये कितना देगा? 9, 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। क्लियर है? तो देखिए 27 और 3 30, 9 और 1 10, तो 30 और 10 कितना हो गया? 40। मतलब 3 का घात 25 गुना 40। तो देखिए इस 40 को इनमें से कोई भाग दे पाएगा क्या? कोई नहीं दे पाएगा। तो देखिए 3 का, अब हमारे पास 3 का पावर कितना है? 25 है। तो 3 के पावर को अगर मैं 24 ले लेता हूं और एक 3 का गुणा इसी में कर लेता हूं तो 3 गुना 40 बराबर हो जाएगा 3 का घात 24 गुना 4 किया 12, 120। अब बताइए इस 120 को इनमें से कौन भाग दे देगा? पूरा पूरा ये दे देगा आपका 30। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? ठीक, एक और देखते हैं अपन। ऑप्शन मान लीजिए 10, 11, 33 और ये 37। क्वेश्चन है 4 का घात 61 प्लस 4 का घात 62 प्लस 4 का घात 63 प्लस 4 का घात 64 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? तो 4 का घात 61 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4 का 0, 4 का पावर 1, 4 का पावर 2 और 4 का पावर 3। क्लियर है? तो 4 का घात 61 बराबर इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 16, इसकी वैल्यू हो जाएगी 64। क्लियर है? तो देखिए 4 6 10,
4 14 और 1 हो गया 15, 15 का 5 हाथ पे बैठा 1, 6 और 1 कितना हो गया 7। तो 4 का घात 61 गुना कितना है 75। तो इस 75 को इनमें से कोई कटा पाएगा क्या? नहीं। तो 1 4 को फिर इसके साथ क्या कर लेंगे अपन, इंटू कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 का घात 60 इंटू 4 गुना 75, मतलब 4 का घात 60 इंटू 4 पंचे 20 की शून्य हाथ पे बैठा 2, 4 7 28 और 2 कितना 30। अब देखिए इस 300 को इनमें से कौन सा कटा देगा? तो ये कटा देगा आपका 10। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए यही पे रिमाइंडर थ्योरम एक फंक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है आपका, एक फंक्शन के फॉर्म पे, किसी भी फंक्शन के फॉर्म पे हो सकता है। मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि x² प्लस 2x प्लस 3 को यदि x माइनस 3 से भाग दिया जाए, x का वर्ग प्लस 2x धन 3 को यदि x ऋण 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? क्लियर है? तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो देखिए इसको अगर अपन 0 के इक्वल में रखते हैं तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3। तो x की ही वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 2 और x की वैल्यू 3 प्लस ये हो गया 3। तो 3 तिया हो गया 9 प्लस 2 तिया हो गया 6 प्लस कितना हो गया 3। तो 9 6 15, 15 और 3 कितना 18। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। x51 प्लस 12, x टू द पावर 51 प्लस 12 को यदि x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? क्लियर है? x टू द पावर 51 प्लस 12 को यदि x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1। तो x की वैल्यू माइनस का 1, ये 51 प्लस कितना 12। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात अगर विषम होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक ही होता है। तो ऋण 1 की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी? ऋण 1 प्लस कितना 12। अब 12 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बढ़ गया। लास्ट ऐसा आता आपका कि अपने को पता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल, ये होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि अगर भाज्य अपने भाजक का 2 गुना है और शेषफल का 3 गुना है तो वह संख्या क्या होगी, या भाज्य क्या होगा, भागफल क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणी भागफल धन शेषफल, ये क्वेश्चन अभी क्या है वेरिएशन पे नहीं आ रहा है। अभी हमने इससे पहले जो भी क्वेश्चन देखा था ये आपके एग्जाम पे आ रहे हैं। अभी ये जो लेवल है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल इजी भी होता है और इसमें ज़्यादा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बस जो बोल रहा है उसको फॉलो करते हैं, इसमें रख देते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल, उससे आपका आंसर आ जाता है। और ज़्यादातर इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो हमने पिछला जो क्लास देखा है रिमाइंडर थ्योरम के एक्चुअल में जो क्लास होता है उस पर आप ध्यान दीजिए। व्यापम की बात करिए, पीएससी की बात करिए, एसएससी किसी भी एग्जाम की बात करिए, रिमाइंडर थ्योरम से जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको उधर ही के मिलेंगे। एसएससी ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से कर लेता है कि दुगुना करेगा, तिगुना करेगा, फिर शेष पूछ लेगा, भाज्य पूछ लेगा, भाजक क्या होता है, ये सारे पूछ लेंगे। ठीक है, मैं आपको क्लास वर्क के लिए आप कमेंट में करके बताइएगा, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे शेषफल से दे देता हूँ। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन अगर 25 का घात 48 को अगर 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है 37 का घात 221 प्लस 3 को अगर 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तीसरा, तीसरा 121 प्लस 98 को यदि 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? क्लियर ना? आज के लिए बस इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और ये जो क्वेश्चन है आप कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं कल की क्लास में सिंप्लीफिकेशन के लिए। नमस्कार।